नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। क्लास 12 एनसीईआरटी पॉलिटी की किताब चल रहा था। चैप्टर 8 एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज चल रहा है। तो हम इस चैप्टर का फाइनल टॉपिक पर पहुंच जाए, दैट इज द इंडिजिनियस पीपल्स एंड देयर राइट्स। तो अब तक हमने इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस किए जो एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड है और उसके प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। जैसे कि हमने ग्लोबल कॉमन्स क्या है वो डिस्कस किए थे, उसके प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है वो डिस्कस किया था। फिर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज मतलब क्या होता है, उसके प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है। फिर कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब क्या होता है। फिर अलग अलग एनवायरमेंटल मूवमेंट्स के बारे में डिस्कस किए। बेसिकली एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए दुनिया भर में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, कैंपेनिंग चल रहा है, उसके बारे में देखें। फिर हमने पिछले क्लास में रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स के बारे में भी डिस्कस किए थे। तो अब हम फाइनल टॉपिक पर पहुंच जाए, दैट इज द इंडिजिनियस पीपल्स एंड देयर राइट्स। इससे ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं, द इंडिजिनियस पीपल्स एंड देयर राइट्स। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे ये पीपल्स मतलब क्या होता है। वैसे तो पीपल बोलते हैं ना, प्लूरल शब्द है पीपल, तो ये पीपल्स कहां से आ गया। देखिए क्या है ना, इंग्लिश लैंग्वेज में जब भी कोई इंडिजिनियस पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करते हैं ना, तब पीपल नहीं पीपल्स बोलते हैं। तो पीपल्स भी एक सही शब्द है, जैसे कि ट्राइबल पीपल्स, इंडिजिनियस पीपल्स एक्सेट्रा। तो इंडिजिनियस पीपल्स मतलब क्या होता है। यूनाइटेड नेशंस इंडिजिनियस पीपल को डिफाइन करता है एज कंप्रेसिंग द डिसेंडेंट्स ऑफ पीपल्स हु इनहैबिटेड द प्रेजेंट टेरिटरी ऑफ ए कंट्री एट द टाइम व्हेन पर्सन्स ऑफ ए डिफरेंट कल्चर और एथनिक ओरिजिन अराइव्ड देयर फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड ओवरकेम द। आसान भाषा में दोस्तों, हिंदी में बोले तो मूलवासी, मतलब ऐसे लोग जो एक टेरिटरी में सबसे पहले आए हैं। मतलब दूसरे कोई कल्चर और एथनिक ओरिजिन के लोग उस टेरिटरी में सेटल होने से पहले जो लोग उधर सेटल हुए, उन्हें आप इंडिजिनियस पीपल बोल सकते हैं। या फिर उनके जो डिसेंडेंट्स है, बेसिकली सक्सेसिव जनरेशंस जो है, उन्हें आप इंडिजिनियस पीपल बोल सकते हैं। So indigenous people today live more in conformity with their particular social, economic and cultural customs and traditions than the institutions of the country of which they now form a part. For example, हमारे देश में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है दोस्तों, अब आपको पता है ट्राइबल पॉपुलेशन का जो ट्रेडिशंस है, कस्टम्स है, कल्चर है, वो सब अलग रहता है। बाकी देश का कुछ और होगा, पर इनका बिल्कुल अलग होगा। वो अपना जो पुराने ट्रेडिशन से, कस्टम से, उसे फॉलो करते हैं और उसे प्रिजर्व करके चलते हैं। और ये जो इंडिजिनियस पीपल की जिंदगी है वो एनवायरनमेंट से एसोसिएटेड है या फिर एनवायरमेंटल रिसोर्सेज के साथ एसोसिएटेड है। फॉर एग्जांपल, हमारे देश में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है दोस्तों, वो कहाँ रहते हैं, या तो जंगल में रहते हैं या फिर जंगल के आसपास रहते हैं। वो उधर ही सेटल हुआ है और उनका जो लाइवलीहुड है वो भी जंगल से होता है। बेसिकली वो जंगल के अंदर जाते हैं, छोटे मोटे लकड़ियां कलेक्ट करते हैं, हनी कलेक्ट करते हैं, मतलब जंगल से जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वगैरह है वो सब ये कलेक्ट करते हैं, उसे बेचते हैं। तो कुल मिलाकर उनकी जो जिंदगी है वो एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो वो एनवायरनमेंट को कंसर्व करना या फिर वो फॉरेस्ट एरिया को कंसर्व करना बाकी सभी से उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो तो कंप्लीटली डिपेंडेंट है वो फॉरेस्ट के ऊपर या फिर एनवायरनमेंट के ऊपर। तो इधर क्या बताया जा रहा है, The question of indigenous people brings the issues of environment, resources and politics together. जब ये indigenous people सवाल उठाते हैं जो उनकी जिंदगी से एसोसिएटेड है, तो वो जो सवाल है वो environment, resources and politics के जो इश्यूज है उसे एक साथ लाते हैं। क्योंकि क्या है ना दोस्तों, आजकल देखा जाएगा तो दुनिया भर में जो इंडिजिनियस पीपल है उन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। उन्हें रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स के साथ फाइट करना पड़ता है उनके राइट्स के लिए, जहां वो रहते हैं उधर के ओनरशिप के लिए, है कि नहीं। क्योंकि उनकी जो लाइफ है वो एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट है। जब गवर्नमेंट का ज्यादा ही इंटरवेंशन हो जाता है उनके हैबिटेट एरिया में, तो भी सी बात है उन्हें फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी लाइफ तो कंप्लीटली डिपेंडेंट है एनवायरनमेंट के ऊपर। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो इंडिजिनियस पीपल से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज, डिसीजंस वगैरह होता है, उसमें काफी पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व रहता है। अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो आपने कई बार सुना होगा, इंडिया में काफी सारे ऐसे प्रोटेस्ट हुआ है, मूवमेंट्स हुआ है जो ट्राइबल पीपल ने लीड किया है। और जब ट्राइब्स कुछ प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं, उसका एक ही ऑब्जेक्टिव रहते हैं दोस्तों, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन। मतलब जहां वो रहते हैं उस एरिया का प्रोटेक्शन के लिए, कंजर्वेशन के लिए उन्हें फाइट करना पड़ता है गवर्नमेंट के साथ। क्योंकि गवर्नमेंट कुछ ऐसा प्रोजेक्ट्स वगैरह कभी कभी प्लान कर लेते हैं जो उनके हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है।
जैसे कि गवर्नमेंट का कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह रहता है दोस्तों, वो अगर कोई फॉरेस्ट रीजन में है, अगर वो फॉरेस्ट रीजन में कोई ट्राइब्स रहता है तो भी सी बात है वो प्रोटेस्ट तो करेगा। जैसे कि आपने रिसेंटली सुना होगा महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ बॉर्डर में एक रिवर है इंद्रावती रिवर। अब इंद्रावती रिवर के ऊपर कुछ प्रोजेक्ट प्लान कर रहा है गवर्नमेंट जो है, उसके अगेंस्ट उधर के जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो प्रोटेस्ट कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है जब इस तरह के प्रोटेस्ट होगा गवर्नमेंट के खिलाफ में, उसमें काफी सारे पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व होगा, है कि? तो वही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। द क्वेश्चन ऑफ इंडिजिनियस पीपल ब्रिंग्स द इश्यूज ऑफ एनवायरनमेंट, रिसोर्सेज एंड पॉलिटिक्स टुगेदर। तो जब भी इंडिजिनियस पीपल से रिलेटेड कुछ बात आती है उसमें एनवायरनमेंट कंजर्वेशन से रिलेटेड कुछ इश्यूज होगा, रिसोर्स से रिलेटेड कुछ इश्यूज होगा एंड ऑब्वियसली पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ इश्यूज भी होगा। तो आज की डेट में पूरी दुनिया में 30 करोड़ से ज्यादा इंडिजिनियस पीपल है इंक्लूडिंग इंडिया। जैसे कि 20 लाख इंडिजिनियस पीपल कोडला रीजन ऑफ फिलीपींस में है, 10 लाख मापुचे पीपल ऑफ चिली। So like other social movements, indigenous people speak of their struggles, their agenda and their rights। तो जैसे कि दुनिया भर में अलग अलग सोशल मूवमेंट्स वगैरह होते रहते हैं, कुछ सोशल मूवमेंट्स के बारे में तो हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किए थे, तो उसी तरह इंडिजिनियस पीपल का भी स्ट्रगल्स होते हैं, वो अपने राइट्स के लिए फाइट करते हैं, उनका भी कुछ एजेंडा होते हैं। तो बेसिकली इंडिजिनियस पीपल को क्यों स्ट्रगल करना पड़ रहा है? क्योंकि वो एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंडेड है, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेड है। तो वो एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो कंजर्व नहीं करेंगे, प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो फिर उनका एक्सिस्टेंस ही नहीं है कि नहीं? पर आजकल ये एनवायरनमेंट हो गया, रिसोर्सेस हो गया, वो सब कौन गवर्न करता है? गवर्नमेंट गवर्न करता है कि नहीं? तो गवर्नमेंट जब कुछ प्लान करेंगे, हो सकता है ये इंडिजिनियस पीपल के इंटरेस्ट के खिलाफ होंगे, समझ रहे हो? तो इसलिए इंडिजिनियस पीपल को स्ट्रगल करना पड़ता है अपना एक्सिस्टेंस के लिए। तो इसलिए दूसरे सोशल मूवमेंट्स जो दुनिया भर में हो रहा है, उसी तरह इंडिजिनियस पीपल भी अपने स्ट्रगल्स के बारे में बात करते हैं, अपने एजेंडा के बारे में बात करते हैं, अपने राइट्स के बारे में बात करते हैं। अब हम इंडिजिनियस पीपल के कुछ कंसर्न्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए दुनिया भर में जितने इंडिजिनियस पीपल हैं अलग अलग कंट्रीज में, इन सबका कुछ कॉमन कंसर्न्स है दोस्तों, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ज्योग्राफिकल ओरिजिन। वो क्या क्या है चेक करेंगे। देखिए द इंडिजिनियस वॉइसेस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स कॉल फॉर द एडमिशन ऑफ इंडिजिनियस पीपल टू द वर्ल्ड कम्युनिटी एज इक्वल्स। देखिए सबसे पहले वो इक्वालिटी चाहते, मतलब वो ये चाहते हैं कि बाकी सभी जैसे उनको भी ट्रीट करो। एक तो उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, एट द सेम टाइम उनको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट भी नहीं चाहिए। अब देखिए दोस्तों दो बात होती है, एक तो होता है आपको अलग करना, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना, वो किसी को पसंद नहीं आएगा। एट द सेम टाइम अगर आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, इसका मतलब भी वही है ना, आप अलग हैं। तो वो ये नहीं चाहते हैं कि बाकी सबको आप जैसे ट्रीट करते हो वैसे हमें भी ट्रीट करो। Second is they appeal to governments to come to terms with the continuing existence of indigenous nations as enduring communities with an identity of their own। मतलब क्या है? देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था इंडिजिनियस पीपल जो है वो अपना सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस को संभालते हैं। पूरी दुनिया दूसरे कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहा होगा, पर वो अपना जो पुराने सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, वही मेंटेन करते हैं, वो वही चाहते भी हैं। तो वो हमेशा गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि हमारी जो कल्चर है, हमारी जो कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, उसे प्रिजर्व करने का अधिकार हमें देना चाहिए। हमारे जो ट्रेडिशंस, कस्टम्स ये सब में दूसरे लोगों का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तो हमें हमारी आइडेंटिटी प्रिजर्व करने का, मेंटेन करने का अधिकार होना चाहिए। सो since times immemorial is the phrase used by indigenous people all over the world to refer to their continued occupancy of the lands from which they originate। देखिए दुनिया भर में जितने इंडिजिनियस पीपल हैं वो एक लैंड ऑक्यूपाई करते हैं और वो लैंड के ओनरशिप राइट्स के लिए वो फाइट भी करते हैं। उन्हें पता है जब तक वो लैंड उनका नहीं होगा तब तक उनका कोई भी राइट्स जो है वो प्रिजर्व नहीं होगा। मतलब उनका डिमांड क्या क्या रहता है? उनकी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना है, बेसिकली कल्चर, हेरिटेज, कस्टम्स, ट्रेडिशन, ये सबको प्रिजर्व करना है। तो उनके पास अगर उनका खुद का लैंड नहीं होगा, ठीक है, रहने का जगह नहीं होगा, तो फिर ये सारे राइट्स प्रिजर्व कैसे होगा? तो ये हमेशा क्लेम करते हैं ये लैंड हमारा है, किसी और का नहीं है। तो इसके लिए ये लोग एक फ्रेज यूज करते हैं, वो है इममेमोरियल। इममेमोरियल का मतलब होता है बहुत पुराना। कहने का मतलब यह है दुनिया भर में जो इंडिजिनियस पीपल है वो जब भी
गवर्नमेंट के साथ बात करते हैं अपने राइट्स के लिए, या फिर वो जब भी प्रोटेस्ट करते हैं अपने लैंड राइट्स के लिए, ऑक्यूपेंसी के लिए, तब वो हमेशा एक फ्रेज यूज करते हैं, दैट इज वी आर इमेमोरियल। इमेमोरियल का मतलब होता है बहुत पुराना। जैसे कि वो बोलेंगे कि हम बहुत पहले से इधर है, आप लोग आने से पहले हमारे लोग इधर थे, तो इस लैंड का राइट हमसे ज्यादा किसी और के पास नहीं है, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये लैंड हमें दे दो। ठीक है, तो इस तरह के डायलॉग दुनिया भर में जो इंडिजिनियस पीपल रहता है ना, वो बोलते हैं। So the world views of indigenous societies, irrespective of their geographical location, are strikingly similar with respect to land and the variety of life systems supported by it. तो वही बात मैंने आपको पहले भी बोला था दोस्तों, irrespective of geographical origin, दुनिया भर में जितने इंडिजिनियस पीपल हैं उनका एक कंसर्न रहता है, एक तो लैंड राइट से रिगार्डिंग, और जो लाइफ सिस्टम से जो लैंड से सपोर्टेड है, या फिर एनवायरनमेंट से रिलेटेड इनके जितने कंसर्न्स है ना, वो दुनिया भर में सिमिलर रहता है, चाहे वो कहीं का भी हो। जैसे कि हमने इधर डिस्कस किया था कोर्डिलरा रीजन ऑफ फिलीपींस, मपुचे पीपल ऑफ चिली, चिटागोंग हिल ट्रैक्स में जो ट्राइबल पीपल है, नॉर्थ अमेरिकन नेटिव्स है, कुना है जो पनामा कनाल में रहता है, स्मॉल पीपल्स है जो सोवियत नॉर्थ में रहते हैं। तो ये सबके जो कंसर्न्स है ना, जब वो लैंड से रिलेटेड होता है या फिर लैंड से रिलेटेड जो लाइफ सिस्टम्स के बारे में रहता है, वो सिमिलर रहता है। सो द लॉस ऑफ लैंड विच ऑल्सो मीन्स द लॉस ऑफ एन इकोनॉमिक रिसोर्स बेस इज द मोस्ट ऑब्वियस थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ इंडिजिनियस पीपल। तो हम क्या समझ सकते हैं, दुनिया में कहीं पे भी हो, इंडिजिनियस पीपल के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है लॉस ऑफ लैंड। लॉस ऑफ लैंड मतलब लॉस ऑफ एन इकोनॉमिक रिसोर्स बेस, क्योंकि देखिए दोस्तों, इंडिजिनियस पीपल के लिए लैंड ही उनका इकोनॉमिक रिसोर्स है। मान लीजिए वो एक फॉरेस्ट के पास में रहता है या फिर फॉरेस्ट के अंदर रहता है, तो वो फॉरेस्ट से जुड़े हुए हैं, उनका जो लाइफ है, उनकी जो जिंदगी है। ठीक है, तो अगर उनके पास लैंड नहीं है, इसका मतलब यह है उनका कोई इकोनॉमिक रिसोर्स बेस नहीं है। तो इधर एक सवाल उठ रहा है, कैन पॉलिटिकल ऑटोनॉमी बी एंजॉयड विदाउट इट्स अटैचमेंट टू द मीन्स ऑफ फिजिकल सर्वाइवल। वही बात कह रहा है दोस्तों, आप एक ट्राइबल कम्युनिटी को या फिर एक इंडिजिनियस पीपल कम्युनिटी को कैसे पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दोगे जब आप उनके फिजिकल सर्वाइवल के लिए जो मीन्स है उसका ओनरशिप उन्हें नहीं दोगे। कंफ्यूज हो गया होगा। देखिए सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, मान लीजिए ओडिशा रीजन में एक ट्राइबल इलाका है, ठीक है, उन लोगों को आपने बोल दिया कि आपका पॉलिटिकल ऑटोनॉमी है, मतलब आपके लिए जो कुछ भी डिसीजन है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, जुडिशियल हो, लेजिस्लेटिव हो, आप ले सकते हैं, पर जो लैंड है वो गवर्नमेंट के पास है, लैंड आप उन्हें नहीं दे रहा है, फिर क्या फायदा है। तो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी आप कभी भी इंश्योर नहीं कर पाओगे जब फिजिकल सर्वाइवल के लिए जो मीन्स है, उनके फिजिकल सर्वाइवल के लिए क्या मीन है, लैंड है, फॉरेस्ट एरिया है, वो उनका होना चाहिए, उसका कंप्लीट ओनरशिप उन्हें दे देना चाहिए, वो उस एरिया को कंजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। अब हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। इन इंडिया द डिस्क्रिप्शन इंडिजिनियस पीपल is usually applied to the scheduled tribes who constitute nearly 8% of the population of the country। तो देखिए इंडिया में हम इंडिजिनियस पीपल वाला टर्म यूज नहीं करते हैं, हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाला टर्म यूज करते हैं दोस्तों। वैसे हमारा टोटल पॉपुलेशन का करीब 8% शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है। और इंडिया में अगर आप देखोगे ये जो ट्राइबल पॉपुलेशन है या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। बेसिकली उनका जो लैंड है उधर वो कल्टीवेशन करते हैं। पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स में बहुत ही बैकवर्ड कुछ कम्युनिटी है जो हंटर्स एंड गैदरर्स है, अभी भी ऐसे बहुत कम है, वो भी शेड्यूल्ड ट्राइब वाला कैटेगरी में है, वो कल्टीवेशन नहीं करते, वो तो बहुत पुराने वाला उनका जो एक्टिविटी है हंटिंग एंड गैदरिंग वही करते हैं। ठीक है, सो फॉर सेंचुरीज इफ नॉट मिलेनिया दे हैड फ्री एक्सेस टू एज मच लैंड एज दे कुड कल्टीवेट। देखिए सदियों से ये जो ट्राइबल लोग हैं उनका एक्सेस था, उनको जितना लैंड चाहिए उधर, और वो कल्टीवेशन भी कर सकता था। ठीक है, पर जैसे ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इंडिया में शुरू हो गया, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, बहुत सारे एरियाज को सिक्योर किया और ये शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज को उनके एरियाज में एंटर करना मना किया। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना दोस्तों, ब्रिटिशर्स ने जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट वगैरह पास किया था, जिस वजह से जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो फॉरेस्ट के अंदर घुस नहीं पा रहे थे, और इसी से रिलेटेड काफी सारे रिबेलियन वगैरह हुआ है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ट्राइबल कम्युनिटीज। तो ब्रिटिशर्स आने के पहले तक ट्राइबल पॉपुलेशन का ईजी एक्सेस था, जहां चाहे जितना चाहे वो कल्टीवेशन वगैरह कर सकते थे, पर ब्रिटिशर्स आते ही ये सब कुछ बंद कर दिया था। अभी के हिसाब से अगर आप देखोगे, मतलब प्रेजेंट एरा में
Although they enjoy a constitutional protection in political representation, they have not got much of the benefits of the development in the country. देखिए प्रेजेंटली शेड्यूल ट्राइब्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से काफी सारे वेलफेयर मेजर्स है दोस्तों। एक तो देखिए इन्हें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दिया हुआ है। देखिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में आपको पता होगा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि नहीं। और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 7.5% रिजर्वेशन है कि नहीं। और इनके डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काफ़ी सारे स्कीम्स है गवर्नमेंट की तरफ से, है कि नहीं। और देखा जाएगा तो इन्हें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए इनको सीट्स भी रिजर्व करके दिया हुआ है, ठीक है। आपको पता है ना SC एंड ST के लिए सीट्स रिजर्व्ड है हर एक इलेक्शन में। So, in fact, they have paid a huge cost for development since they are the single largest group among the people displaced by various developmental projects since independence. तो देखिए इतना सब कुछ करने के बावजूद शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो कंडीशन है वो इतना अच्छा नहीं हुआ है, इतना इंप्रूव नहीं हुआ है हमारे देश में। इनफैक्ट इनको सबसे ज्यादा कॉस्ट पे करना पड़ा या फिर इनको सबसे ज्यादा सहना पड़ा गवर्नमेंट के अलग अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के कारण। क्योंकि देखिए ये लोग जहां रहते थे उन एरियाज में गवर्नमेंट अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लेके आया, जिसकी वजह से उन्हें उधर से जाना पड़ा। बेसिकली दे आर द सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप एमंग द पीपल डिस्प्लेस्ड बाय वेरियस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स सिंस इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद अगर आप देखोगे हमारे देश में काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हुआ है, जैसे कि डैम्स कंस्ट्रक्ट हुआ है, रोड्स कंस्ट्रक्ट हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से काफी सारे ट्राइबल पॉपुलेशन को अपना जगह छोड़ के जाना पड़ा है। गवर्नमेंट बहुत कुछ किया है इनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, पर देखा जाएगा तो इनको ज्यादा बेनिफिट्स नहीं मिला है, अभी भी उनका कंडीशन इतना अच्छा नहीं है ये कहा जाए। तो केवल इंडिया की बात नहीं है दोस्तों, अगर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी चेक करोगे ना, इंडिजिनियस कम्युनिटीज के राइट्स के रिगार्डिंग जितने भी बातें हैं उसे ज्यादा सीरियसली नहीं लिया गया है। काफी बार इंडिजिनियस कम्युनिटीज के काफी सारे डिमांड्स को नेग्लेक्ट किया गया है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी। During the 1970s, growing international contacts among indigenous leaders from around the world aroused a sense of common concern and shared experiences. देखिए 1970s में एक छोटा सा मूवमेंट हुआ है। बेसिकली इंडिजिनियस लीडर्स बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स के साथ मिला है, उनके कंसर्न्स के बारे में उन्हें बताया है, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किया है। और एक वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनियस पीपल्स भी फॉर्म हुआ था 1975 में, ठीक है। तो इस काउंसिल को यूनाइटेड नेशंस ने कंसल्टेटिव स्टेटस भी प्रोवाइड किया है। क्या होता है कंसल्टेटिव स्टेटस? देखिए यूनाइटेड नेशंस का कंसल्टेटिव स्टेटस जो है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को वगैरह दिया जाता है। इसका मतलब ये है वो जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो यूनाइटेड नेशंस के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह एक कंसल्टेटिव स्टेटस ये वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनियस पीपल्स को दिया था यूनाइटेड नेशंस ने। तो कहने का मतलब ये है थोड़ा बहुत इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी चेंजेस हुआ है इंडिजिनियस पीपल के लिए। फिर भी देखा जाएगा तो आज भी इंडिजिनियस पीपल और इंडिजिनियस कम्युनिटीज के जो कंसर्न्स हैं उसे प्रॉपरली एड्रेस नहीं किया जाता है। एंड मेनी ऑफ द मूवमेंट्स अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन डिस्कस्ड इन चैप्टर 9 हाउ फोकस्ड ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल। देखिए ग्लोबलाइजेशन जब शुरू हुआ था तब ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट कई सारे मूवमेंट्स हुआ था जो इंडिजिनियस पीपल के राइट्स के ऊपर फोकस किया गया था, जिसके बारे में हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगला चैप्टर है चैप्टर 9 ग्लोबलाइजेशन। ये क्लास 12 NCERT पॉलिटी का लास्ट चैप्टर है दोस्तों, ये हम अगले क्लास में शुरू करेंगे। तो भाई होप आपको समझ में आ गया होगा इंडिजिनियस पीपल एंड देयर राइट्स। तो इस टॉपिक में हमने क्या क्या डिस्कस किया एक बार रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमने इंडिजिनियस पीपल कौन होते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर इंडिजिनियस पीपल, वो देखे थे। फिर हमने ये समझा कि इंडिजिनियस पीपल का जो लाइफ है, उनकी जो जिंदगी है वो एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है या फिर नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़ा हुआ है। तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो एनवायरनमेंट को कंजर्व करना। फिर हमने देखा कि करीब 30 करोड़ से ज़्यादा इंडिजिनियस पीपल्स है दुनिया भर में। तो अलग अलग एग्जाम्पल्स हमने देखे, कोडलरा रीजन ऑफ फिलीपींस, मापुचे पीपल ऑफ चिली, चिटागोंग हिल ट्रैक्स इन बांग्लादेश में जो ट्राइबल पीपल है, कुना पीपल है जो पनामा कैनल रीजन में रहते हैं, फिर स्मॉल पीपल्स है जो सोवियत नॉर्थ में है, और भी कई सारे एग्जाम्पल्स इधर दिया हुआ है दोस्तों। जैसे कि देखिए मेनी ऑफ द प्रेजेंट डे आइलैंड स्टेट्स इन ओशियानिया रीजन। ओशियानिया रीजन मतलब कहाँ पे है, देखिए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सबका लोकेशन आपको मालूम है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाला जो रीजन है और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के ईस्टर्न साइड में जो पैसिफिक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स वगैरह है,
ठीक है, जिसे हम पोलिनेशियन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स वगैरह बोल सकते हैं, उधर भी अगर आप देखोगे काफी सारे ट्राइबल पीपल रहते हैं हजारों सालों। फिर हमने इंडिजिनियस पीपल के कंसर्न्स के बारे में डिस्कस किया। दो मेजर कंसर्न्स है, एक तो इन्हें इक्वालिटी चाहिए, बाकी सब जैसे इनको भी ट्रीट करना चाहिए। दूसरा इनका डिमांड है इनकी जो आइडेंटिटी है वो हमेशा प्रिजर्व होना चाहिए, है कि नहीं। फिर हमने देखा इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इनका लैंड है, ठीक है। अगर लैंड है तो इनके लिए सब कुछ है, क्योंकि लैंड ही इनके लिए इकोनॉमिक रिसोर्स बेस है। फिर हमने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कुछ बातें बताया, ठीक है। फाइनली हमने ये समझा कि इंडिजिनियस कम्युनिटीज से रिलेटेड जो इश्यूज है आज भी ठीक तरह से एड्रेस नहीं किया जाता है। फिर भी 1970s में अगर आप देखोगे एक वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनियस पीपल्स फॉर्म हुए थे, जिसे यूनाइटेड नेशंस का कंसल्टेटिव स्टेटस भी मिला। तो आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इससे हमारा चैप्टर 8 खत्म हो चुका है। अगले क्लास में हम चैप्टर 9 शुरू करेंगे, ग्लोबलाइजेशन। टिल देन बाय बाय, हैव ए नाइस